Hello everyone, my name is परवेज अहमद एंड आई एम अ फिजिक्स ट्यूटर फॉर क्लास 11th-12th। तो साधारण भाषा में इतना समझ लीजिए कि मैं क्लास 11th और 12th को ऑफलाइन मोड में फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स तक क्लास 11th-12th की फिजिक्स की कॉन्सेप्चुअल क्लास लाने जा रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैं प्रैक्टिकल तौर पर क्लास 12th की क्लास लाने जा रहा हूँ। 1 अप्रैल यानी आज से 4 बजे डेली इस चैनल पर रोज डेली एक कॉन्सेप्चुअल क्लास अपलोड की जाएगी, ठीक है। आपके पास बहुत सारे टीचर, कोच और ट्यूटर्स वगैरह उपस्थित होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ एक भाई दोस्त के नाते। तो दोस्त समझकर आप मेरी बात को सीरियस लेते हुए, दोस्त की बात जैसे समझते हैं ना, उसी तरीके से आप मेरी बात को समझें और कोशिश करें कि वो कॉन्सेप्ट आपको यहीं की यहीं याद हो जाए। मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी बुक से लूंगा, यानी मैं यहाँ पर एनसीईआरटी बुक्स सोर्स के रूप में उपयोग में ले रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12th का पहला चैप्टर है विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र और आवेश। तो जहां कहीं भी विद्युत आवेश की बात होती है, वहां पे बात होती है स्थिर वैद्युतिकी की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। मैं कॉन्सेप्ट, ये कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाने में अगर टेक्निकल वर्ड्स इंग्लिश में यूज में लिए जाएं तो घबराने की बात नहीं है, उन्हें आपको एज इट इज याद करना है। अब स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है कि स्थिर का मतलब वह गतिमान अवस्था में नहीं है, चुपचाप बैठा हुआ है। 11th क्लास में स्थिर और गतिमान के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो अपन यहाँ पे उसको सीख लेंगे, ठीक है। तो अभी इतना समझ लीजिए कि स्थिर वैद्युतिकी का मतलब ऐसी भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश या आवेशों के समूह के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अब एग्जाम्पल इसके, तो जैसे फोटोकॉपी की मशीन होती है, वो इसी पर आधारित है। कोई भी प्रिंटर होता है, वो इसी पर आधारित है। तो ऐसे हमारे पास फिजिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो स्थिर वैद्युतिकी पर आधारित होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड आया आवेश या आवेशों का समूह। अब आवेश क्या होता है, तो अपनी जैसे एनसीईआरटी बुक्स में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग 600 ईसा पूर्व एक व्यक्ति था थैलस। उसने क्या किया, एम्बर नामक पदार्थ को लिया और ऊन से रगड़ा, और उस पदार्थ को एम्बर को लिया और छोटे छोटे कागज के टुकड़े और मिट्टी के कणों के पास लेकर गया, तो वो कण उससे आकर्षित होने लगे। तो उसमें एक गुण उत्पन्न हो गया कि इसमें गुण आकर्षण का गुण आ गया। बाद में क्या पता चला कि वो व्यक्ति था ग्रीक का, और ग्रीक भाषा में एम्बर नामक पदार्थ को इलेक्ट्रम कहा जाता है। और उसी इलेक्ट्रम के आधार पर पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जहां भी बात आ रही है वो यहीं से स्टार्ट होती है। यानी हमारे पास आज जो विद्युत क्षेत्र हम देख रहे हैं, विद्युत धाराएं हम देख रहे हैं, या कोई भी चीज हम विद्युत से रिलेटेड देखते हैं, वो सब चीजें कहाँ से उपस्थित हुई है, इलेक्ट्रम से, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था अपना एम्बर वाला। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे कई सारे कण हमने बाद में देखे जिन पर वो चीजें, जिनमें भी ऐसी ही चीजें आकर्षित होने का गुण था या ऐसा ही गुण उपस्थित था। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन अपनी बुक में, वैज्ञानिक को बताया गया है कि उन्होंने क्या किया, जैसे एक छड़ ली, प्लास्टिक की छड़, एबोनाइट की छड़, और उसको रगड़ा ऊन से, रेशम के कपड़े से, तो उसमें भी सेम ऐसा ही गुण उपस्थित हुआ। तो उन्होंने क्या बताया साथ में कि इस रेशम की छड़ पर, मान लेते हैं ये रेशम की, ये सॉरी प्लास्टिक की छड़ पर, इस प्लास्टिक की छड़ पर धनावेश और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो वहां पर उन्होंने आवेश की दो प्रकृति बता दी कि आवेश धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है। अच्छा, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट अपने पास कि आवेश क्या होता है। तो इन सब बातों से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि आवेश, आवेश एक ऐसा गुण है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सके या उसे अनुभव कर सके, उसी को क्या कहते हैं हम, आवेश कहते हैं। अच्छा, आवेश की प्रकृति बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकृति बताई है, धनावेश और ऋणावेश। अच्छा, तो तीन बातें यहाँ से निकल कर आती है, यानी कोई वस्तु धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन हो सकती है। किस तरीके से, कि वो अगर उसमें आवेश की मात्रा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो ऋणावेशित होगी, उसमें आवेश की मात्रा कम है तो वो धनावेश होगी, और उसमें अगर मात्रा समान है तो वह वस्तु उदासीन होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी परमाणु, परमाणु आप
अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। वैसे तो पिछली क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, लेकिन फिर भी अपने आगे आने वाली जो चैप्टर्स हैं उनमें परमाणु को अच्छे से समझाया जाएगा। अभी इतना समझ लीजिए कि परमाणु में 3 चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित, प्रोटॉन होता है धनावेशित और न्यूट्रॉन होता है उदासीन। तो कोई भी वस्तु उदासीन तब होती है जब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा समान हो, तब उस वस्तु को कैसा माना जाता है? उदासीन माना जाता है। तो किसी भी वस्तु में अगर ऋणावेशित, किसी भी वस्तु को ऋणावेशित करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ानी होगी। किसी भी वस्तु को अगर धनावेशित करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा को कम करना होगा। और अगर किसी वस्तु को उदासीन करना है तो इलेक्ट्रॉन और उसमें इलेक्ट्रॉनों की मात्रा बराबर करनी होगी, यानी धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर होगी तो वह वस्तु कैसी हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि परमाणु की उदासीनता को खत्म करके ही परमाणु को धनावेशित या ऋणावेशित किया जा सकता है। ठीक है, तो आज एक एज अ प्रैक्टिकल छोटी क्लास के रूप में मैं आज आपको इतना ही पढ़ाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। और रही बात बोर्ड या पेन पेपर की, तो बोर्ड और पेन पेपर का उपयोग वहीं पर किया जाएगा जहां पर उपयोगी होगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने, सिखाने और याद करवाने के लिए आया हूं, तो कोशिश यह करें कि मेरे शब्दों को एज इट इज याद कर लें। ये ज्यादा जरूरी होता है वो चीजें दिमाग में याद रहनी। अगर याद रहेंगी तो आप उन चीजों को लिख भी पाओगे। अच्छा, इसके लिए क्या करें? नोट्स बनाने के लिए जो जो शब्द मैंने बोले हैं, जो जो चीजें आपको याद रहती है, मोबाइल को साइड में रखकर एक खाली पेन पेपर, ऐसे ऐसे ऐसा खाली पेपर और एक पेन लेना है, उसमें उन चीजों को लिखकर और अपनी चीजों को रिवाइज कर लेना है और अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।